न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ। तुम्हें अगर न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, तुम्हें अगर रिएक्टर के लिए यूरेनियम चाहिए तो हमसे ले लो, लेकिन हम एवज में यह चाहते हैं कि तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दो। अच्छा, इस बात में कुछ हद तक सत्यता भी है कि ईरान अपने लेवल पर नातांज के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम पर यूरेनियम एनरिचमेंट में लगा हुआ है। अब यह यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है? जब भी आप जैसे कोई लोहा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनको जब खदान से निकालते हैं तो ये अयस्क यानी ओर के रूप में निकलकर आते हैं। ऐसे ही यूरेनियम भी ओर के रूप में निकलकर आता है, उसे पिच ब्लेंड कहते हैं। उस पिच ब्लेंड नाम के ओर में यूरेनियम 235, यूरेनियम का एक आइसोटॉप है जिसका नाम है यूरेनियम 92 235, उसकी मात्रा बहुत कम होती है। उस मात्रा को बढ़ाने के लिए और प्रकार के जो ओर्स हैं, वो और प्रकार के जो आइसोटॉप्स हैं, उससे यूरेनियम 92 235 की मात्रा बढ़ाना ही एनरिचमेंट कहलाता है। इसमें थोड़ा सा मेथड लगता है, मेहनत लगती है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस लगती हैं। ऐसे में यूरेनियम एनरिचमेंट इटसेल्फ एक टीडियस जॉब है, और जो ये करने में कामयाब हो जाते हैं वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी कामयाब हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना हो या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब, दोनों में ही यूरेनियम 235 की जरूरत होती है। अब ये अमेरिका के मतलब ये ईरान वाले अपने यहां पर नातांज नामक जगह पर यूरेनियम का एनरिचमेंट शुरू कर दिए। अमेरिकियों को टेंशन होने लगी, उन्होंने दुनिया के बड़े कंट्रीज को इकट्ठा किया और ईरान को समझाने लेकर आए। उस एग्रीमेंट का नाम था द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे JCPOA कहते हैं। ईरान के साथ में दुनिया के 6 देश, उन 6 देशों में जर्मनी को भी साथ में लाया गया, और ये 6 देश पहुंचते हैं ईरान के साथ और कहते हैं कि भाई देखो, आप हमारे साथ डील करो, हम आपको यूरेनियम एनरिच हुआ खुद से देंगे। कंडीशन ये है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो IAEA है, जो कि वियना में बैठती है, जेनेवा में बैठती है, वो आपके पास आएगी और वो आपके संसाधनों को जांच कर जाएगी कि कहीं आप जबरदस्ती कहीं बम तो नहीं बना रहे हैं। अच्छा साहब, ईरान वालों को लगा कि ठीक है, अगर तुम आकर देने को तैयार हो और हमारे यहां पर जांचने के लिए आना चाहते हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ईरान ने कहा बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो ईरान को बदले में कहा गया कि आपके ऊपर से हम सैंक्शंस हटा देंगे, आपके ऊपर से काफी सारे सैंक्शंस कम कर देंगे, क्योंकि दुनिया को डर है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो। ईरान ने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है चले आओ, हम सारी बातें कर लेंगे। ये JCPOA बन गया। दुनिया ने इसमें बहुत ज्यादा शांति बसरी, हम सबको भी बड़ी शांति मिली। हमको लगा कि अब हम अपना चाबहार पोर्ट बढ़िया से डेवलप कर पाएंगे, बढ़िया रूस की यात्रा कर पाएंगे, सस्ता तेल ले पाएंगे, बहुत राहत मिली। मतलब ओबामा भारत के लिए सकारात्मक रहे कि ये इसके साथ डील कर गए, कोई बात नहीं साहब। लेकिन फिर ये पागल आदमी आ गया भाई साहब। इस आदमी ने पुराने शासनकाल में, जब 2017 में आया, आते ही सबसे पहले ओबामा को भला बुरा कहना शुरू किया। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने की आवश्यकता है। दुनिया भर के जो राष्ट्र नेता हैं वो अपने देश की एक देश नीति लेकर चलते हैं। आज हमारे देश में भी ऐसा नहीं होता है कि हमसे पहले वाली UPA गवर्नमेंट किसी देश के साथ क्या व्यवहार रखती थी, अब नई गवर्नमेंट उस व्यवहार को बदल देगी। नहीं, आज अगर बांग्लादेश कांग्रेस के टाइम पर या इंदिरा गांधी जी के टाइम पर भारत के लिए मायने रखता था, तो वो आज NDA के टाइम पर भी मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमारे लिए तो ये अलग हो गया। या फिर पाकिस्तान के साथ, हां ये हो सकता है कम ज्यादा थोड़ा ऊपर नीचे नीतियों में परिवर्तन आ जाए, एकदम नहीं पलट देते, डे और नाइट नहीं कर देते। ये आदमी बिल्कुल पलट मारता है। मतलब इसके चलते दुनिया के अंदर एक अस्थिरता आ गई है। यह आदमी अपने ही जस्ट पहले वाले राष्ट्रपति के आदेश को आते ही फाड़ देता है। नहीं, ये तो पागलबंती है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ईरान के साथ ये करना ही नहीं चाहिए। अब लोग हैरान, असल में पागल मतलब बेवकूफ कौन बने? जो इनके साथ 5 लोग गए थे, उनने कहा भाई हम भी तो थे, हमारी भी तो वैल्यू करो। बोले नहीं साहब, मैं वैल्यू नहीं करूंगा। इन भाई साहब ने JCPOA का कागज फाड़ते हुए एक ही लाइन कही कि मैं ईरान पर काटसा लगा रहा हूं। काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। और सुनो, मैं रूस पर भी लगा रहा हूं, रूस पर लगा रहा हूं, ईरान पर लगा रहा हूं, नॉर्थ कोरिया पर। ये सब के सब दुनिया के अंदर बेकार लोग हैं, इन पर लगा दो। ये भाई साहब इनका पुराना कालखंड था, इन्होंने ये सारा काम कर दिया।
ईरान ने कहा कि देखो आपके इस प्रभाव से हमारे ऊपर बड़ा नुकसान होगा, और हुआ भी। अचानक जो ओबामा के कालखंड में ईरान चढ़ने लगा था, ट्रंप के काल में धार से फिर नीचे आने लगा। हालत यह हो गई कि इनका ऑयल एक्सपोर्ट नीचे आ गया, क्योंकि इस भाई ने खींचकर उसके ऊपर सैंक्शंस लाद दिए कि तुम्हारा तेल नहीं बिकने दूंगा, तुमसे अगर किसी ने तेल खरीदा उसको मैं बर्बाद कर दूंगा, सारी बातें हो गई। इतना बुरा हाल हुआ कि इनकी जो करेंसी है ना रियाल, उसको नाम बदल के अपना टोमान रखना पड़ा। रियाल के अंदर 4 जीरो हटा दी गई। मतलब आप ऐसे समझो, आज अपनी करेंसी में से अगर 10,000 रुपए को 1 रुपया कहना पड़े, तो 10,000 में से 4 जीरो हटाओ फिर 1 रुपया बने। इतनी करेंसी इनकी डिवेल्युएट हो गई। कोई बात नहीं साहब, इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने पुराने कार्यकाल में ईरान के जितने भी बड़े नेता थे, जैसे सुलेमानी, इनको मरवा दिया इजराइल से कहकर के मार डालो। ईरान वालों को भी गजब फ्रस्ट्रेशन होने लगा। उनने कहा बेटा तुझको तो जब तू राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब तेरे को मारेंगे। ईरान वाले भी ट्रंप को मारने की प्लानिंग के वीडियो डालने लगे। तमाम चीजें होती रही। ओबामा का कालखंड रहा, वो बाइडेन का टाइम आया। बाइडेन थोड़े कमजोर राष्ट्रपति रहे। ओबामा की तरह जैसे ओबामा ने फैसले लिए थे, बाइडेन उन्हीं के ही अधीनस्थ रहे थे। उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, साथ में काम किया था। अगर चाहते तो बाइडेन ओबामा वाले कालखंड को दोबारा दोहरा सकते थे। बाइडेन ऐसा कुछ कर नहीं पाए। अब ये महाशय फिर से आ गए। जैसे ही फिर से आते हैं, इनको तो पुरानी बातें याद थी। भाई मैं तो फिर से आ गया हूं और मैं आकर के ट्रंप के नाम पर ईरान के साथ भला बुरा करूंगा। ईरान का साथ देने के लिए एनी टाइम इजराइल तैयार। अच्छा, नेतन्याहू अपने चैंप आदमी है। इनको तो केवल प्रैक्टिस ही है कि अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो जीवन में चल क्या रहा है। इनका तो रोजाना का किक ही ये है कि आज गोला कहां फेंकना है, क्योंकि इनको प्रैक्टिस हो चुकी है बढ़िया से युद्ध करने की। आसपास उधम मचाए रखते हैं पूरे टाइम की, बोले मुंह मत खोल देना नहीं तो गोला मारेंगे। ईरान के नाम पर इनको लगा कि अमेरिका को अगर शांति चाहिए, क्योंकि बेइज्जती हुई थी ना अमेरिका की, तो नेतन्याहू एनी डे इनका हाथ पकड़ के साथ रहते हैं कि आप चिंता ना करिए, ईरान को मारना है मार देंगे, सुलेमानी को मारना है मार देंगे, उनके वैज्ञानिक को उठाना है मार देंगे, सब कर देंगे, आप बोलो क्या चाहिए। ऐसे में ट्रंप आते हैं और ट्रंप आकर के इनके साथ में फिर कहते हैं कि ईरान वालों, लास्ट टाइम जब मैं था ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था, अब तो मैं और ज्यादा प्रेशर तुम पर क्रिएट करूंगा। अच्छा, इस बीच में एक कहानी और हुई। क्या हुई? ईरान ने पिछले कालखंड में जब बाइडेन थे, एक भूकंप देखा। लोगों ने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। मतलब एक तरह से यह समझो कि ईरान के ऊपर यह इमेज जाने लगी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना चुका है इस बीच में, लेकिन अब वो बस उसको उजागर नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर हो सकता है ये अमेरिका वाले कुछ और बवाल काट दें। कोई बात नहीं। इस बीच में जो नेतन्याहू हैं, वो उधर से हिजबुल्लाह को मिटाने लगे थे, इधर से हमास को मिटाने लगे थे, और इधर की तरफ हूतियां, ये जो परेशान हो रखे थे शियाओं के चलते ईरान की तरफ से, इनके साथ भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हिजबुल्लाह का जिस तरह खात्मा हुआ, उससे ईरान को बड़ा सेटबैक लगा। लोगों ने कहा कि उस हिजबुल्लाह की बुरी स्थिति को देखते हुए ईरान ने रातों रात न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के सारे प्रयास किए हैं। कोई बात नहीं साहब, ट्रंप आते हैं इस साल की शुरुआत में डायलॉग मारते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से इनको घुटनों पर ला दूंगा। भाई साहब, ईरान के प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार यह कहते हैं कि तुम मुझको नीचे गिराओगे, मैं तुमको नीचे गिराऊंगा। दोनों तरफ से बातों की गोलियां चलना शुरू हुई। इस बीच में मार्च 2025 आता है। ट्रंप कहते हैं कि मैंने ईरान के नेताओं को एक लेटर भेजा है नेगोशिएशन के लिए, और उसको भेजने के लिए ओमान की मदद ली है। इस तरह से इन्होंने एक लेटर की बात बोल डाली कि मैंने उन तक एक लेटर पहुंचाया है जिसकी मदद से ये लोग नेगोशिएट कर लेंगे। अब ये लाइन तो इसने मार दी, लेकिन इस लाइन को मारने के बाद में ईरान बाहर निकला और उसने कहा कि भाई हमें कोई ऐसा लेटर मिला ही नहीं है। ट्रंप जो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई लेटर भेजा है, ऐसा कोई लेटर आया नहीं जिस पर न्यूक्लियर नेगोशिएशन हो। जबरदस्ती मुझे गिल्ट में डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ईरान ने इस बात पर अमेरिका को मार्च में क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि देखो ये लेटर करने वाला काम करके आप हमें छेड़ो मत जबरदस्ती। लेकिन इस बीच में